हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ, इसी स्वस्थता के साथ हम स्टार्ट करेंगे क्विक रिवीजन कक्षा 10 विज्ञान अध्याय नंबर 3। ये देखा जाए तो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए एक क्विक रिवीजन सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। ठीक, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पोर्शन होने वाला है, क्योंकि हम एक क्विक रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर का। अपनी जर्नी में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक, इसी तरह से हम क्या करेंगे, विज्ञान के साथ साथ गणित का भी जितना भी पोर्शन रहेगा हर एक इसका साइज क्विक रिवीजन किया जाएगा, और उसमें हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, एकदम इजी तरीके से समझेंगे कैसे लगाना है और कैसे क्या करना है। ठीक, ये हम पहुंच चुके हैं अध्याय नंबर 3, धातु और एवं अधातु। ठीक, इनकी सब सारी चीज़ हम पढ़ेंगे, गुणधर्म प्रॉपर्टी सारी चीज़ें हम आज इसमें इंक्लूड करेंगे। ये देखा जाए वीडियो देखा जाए तो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सफिशियंट है। ठीक, चलिए हम आपका प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपका समय ज़्यादा न ख़राब करते हुए। ठीक है, ठीक, ये आपका स्टार्ट है, आपका एक प्यारा सा वीडियो अध्याय नंबर 3। कितना? अध्याय नंबर 3, धातु एवं अधातु, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए, यानी हम समझते हैं तत्व क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्चुअली क्या है, तत्व हैं। टोटल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो वर्तमान समय में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक, तो उनके देख रेख है, ऊपर से देखकर बताया जा रहा था कि पहले कौन सा धातु है कौन सा अधातु है। ठीक, जैसे कोई चीज़ है, पीटने पे यदि आवाज़ आ रही थी तो समझ आ रहे थे अच्छा ये धातु है, तो उससे अलग रख देते रहे थे। ठीक, तो इन्हीं सब की प्रॉपर्टी को देखते हुए धातु को यानी तत्व को केवल दो ही में डिवाइड किया गया। किसमें? पहला देखा जाए तो आपका धातु, दूसरा अधातु। ठीक, तो क्या लिखा है, तत्वों के उन गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया। तत्वों के उनके गुणधर्मों के आधार पर केवल धातु और अधातु में अलग अलग बांटा गया, पहले ही किया गया था। ठीक है, फिर बाद में हमें पता चला, बहुत सारे जब वैज्ञानिक आए पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा रीअरेंज किए, अच्छे से बनाए, तब उन्होंने बताया कि धातु है, अधातु हैं, उपधातु हैं, और इसी में क्या आती हैं वो जो नोबल गैसेस, अक्री गैस आती हैं, ये सारी चीज़ें वो सब बाद में बताएं। ठीक, धातुओं के कुछ उदाहरण यानी धातु किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण दे रखा है। देखा जाए लोहा यानी आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कापर, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, आपका धातु के अंतर्गत रखी जाती हैं। किसके अंतर्गत? धातु के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक, अब नीचे दे रखे हैं अधातु के उदाहरण। अधातु के में क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब सारी चीज़ें अधातु के अंतर्गत आती। किसके अंतर्गत? अधातु के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे गुणधर्म, क्या कर देखेंगे, गुणधर्म किसका, यानी धातु का गुणधर्म क्या होता है, अधातु का गुणधर्म क्या होता है। इसे एक तरह से और मान सकते हैं धातु और अधातु में अंतर, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहेगा धातु और अधातु में अंतर बताइए, तो कैसे बताना है, इसमें हम बताएंगे कम से कम 10-15 पॉइंट। अब इसमें से क्या करिएगा, जो सटीक पॉइंट रहेगा 5-10, वही आप एग्जाम में लिख कर आएंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक, चलिए गुणधर्म इनका देखते हैं, धातु और अधातु का, इसे आप ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से बड़ा कर दिया गया। पहले देखा था यानी भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म मतलब किसे कहते हैं, मतलब किसी चीज़ को तुम देख कर बता सकते हो, इसके अंदर वाली पोर्शन नहीं, केवल ऊपर से देख के बता सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। पहला देखा जाए, पहला जो है धात्विक चमक। चमक क्या होता है, यानी धातु चमक रही है या नहीं। जैसे प्रेजेंट टाइम में चांदी देखेंगे तो क्या हो रहा है, चमक रही है, सोना देखेंगे चमक रही है। तो धातुओं में धातुएं क्या है, धातु की सतह चमकदार होती है। धातुओं की क्या होती है, सतह चमकदार होती है। यदि आप उसे रेगमार, एक नाम सुनेंगे रेगमार, उससे यदि किसी धातु पे क्या करेंगे, ऐसे रब करेंगे तो देखेंगे चमकदार हो जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है, धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। ठीक है, अधातु पे आते हैं। अधातु क्या होती हैं, चमकीली नहीं होती हैं।
आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ठीक, ये एक ऑब्जेक्शन है। ठीक, एक ऑब्जेक्शन आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। यानी आयोडीन अधातु होने के बावजूद भी क्या होता है, वो एक्चुअली चमकता है। ठीक, तो हम किसके आधार पर देखें, धातु की चमक के आधार पर। धातुएं चमकती हैं और अधातु चमकती नहीं है आयोडीन को छोड़कर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कठोरता पे। कठोरता क्या होता है, धातुएं समानतः कठोर होती है, लेकिन धातुएं समानतः कठोर होती है, जैसे लोहा, चांदी, सिल्वर, कॉपर, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक, तो ये देखा जाए तो सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, एक्चुअली कठोर है। बट लेकिन लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। इनको हम चाकू से ईजिली क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक, और अधातु क्या होती है, अधातु अधिकतर क्या होता है, कठोर नहीं होती, ये मुलायम होती है। ठीक, किसको छोड़कर, हीरा को छोड़कर। कार्बन का एक अपरूप हीरा होता है जो सबसे कठोर माना जाता है। क्या, सबसे प्रकृति में देखा जाए तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है। वो किसका अपरूप है, कार्बन का एक दूसरा रूप है। ठीक, जैसे देखे होंगे जो शीशा वगैरह काटते हैं, शीशा काटते हैं तो एक ऐसे इक्विपमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऐसे एक उनके पास एक चक्कू नुमा संरचना होती है ऐसे आगे। ठीक, तो यहाँ पर नोक पे जो लगी होती है एक्चुअली हीरा ही लगा होता है। ठीक, जो किसी शीशे को आसानी से वो काट देता है। ठीक है, तो यानी धातु कठोर नहीं होती, लेकिन हीरा एक दूसरे उसका उदाहरण है जो क्या हो, उसका अपवाद है। ठीक है, ये चक्कू से ईजिली नहीं कर सकता। रूप पे आते हैं, रूप पे देख लेते हैं। रूप यानी धातु कमरे के ताप पर ठोस पाई जाती हैं। क्या, धातु कमरे के ताप पर ठोस पाई, जैसे आपके घर में दरवाज़ा लगा होगा लोहे का, तो देखिए क्या होगा, वो किसका है, एक्चुअली देखा जाए वो ठोस अवस्था में। लोहा ठोस अवस्था में पाया जाता है कि नहीं। चलिए मान लेते हैं दरवाज़ा भी आपके घर में लोहे का नहीं लगा, मान लेते हैं लकड़ी का लगा है। लकड़ी में देखेंगे जो सिटकिनी मारी जाती है। ठीक, सिटकिनी मारी जाती है। जो आपके घर में नल है, नल होगा, वो सब सारी चीज़ें, नल है, टोटी है, वो एक्चुअली सब सारी चीज़ें क्या हैं, वो जब सब धातुएँ हैं जो क्या पाई जाती हैं, एक ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किसमें, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, लेकिन मरकरी, पारा को छोड़कर क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या ठोस अवस्था में होती हैं। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर, किसमें, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक, अब क्या लिखें, अधातु ठोस व गैसीय दोनों रूप में पाए जाते हैं। ठीक, ठोस रूप में भी पाए जाते हैं या गैसीय रूप, दोनों रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन ब्रोमीन को छोड़ दें। ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन कमरे के ताप पर, अधातु होने के बावजूद भी कमरे के ताप पर क्या होता है, ये तरल मतलब लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक, तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक, रूप हमने देखा, मतलब धातु देखा जाए तो कमरे के ताप पर क्या ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। बट मरकरी को यदि छोड़ दिया जाए, यानी पारा को छोड़ दिया जाए, तो सारी चीज़ें क्या हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन कमरे के ताप पर आपका जो मरकरी है यानी पारा, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन ब्रोमीन को छोड़ दिया जाए, ठीक, ब्रोमीन को छोड़ दिया जाए अधातु में, तो ये सब सारी, ब्रोमीन ही ऐसा जो तरल अवस्था में पाया जाता है, नहीं तो सब क्या ठोस अथवा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, इतना हमने देखा। आते हैं आघात वर्धनता। वह आघात वर्धनता मतलब क्या होता है, ऐसा चीज़ जो पीटने पर आवाज़ आती है। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, आघात मार रहे हैं, करें आघात मार रहे हैं। ठीक, तो क्या होते हैं, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित की जाती है। मतलब ऐसे धातु जिसे हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, लोहा देखते हैं, लोहा है, इसे क्या होता है, लोहार के पास ले जाते हैं तो पीट के एक चद्दर नुमा जैसी खुरपी, खुरपा हम क्या करें बनाए, चाहे फावड़ा वाला, तो सारी चीज़ें यूजली वो बना देता है। ठीक, मतलब क्या होते हैं, धातुओं के पास आघात वर्धनता होती है जिसे हम पीट कर चद्दर के रूप में कर रख सकें। अब कोई पूछेगा आघात वर्धनता क्या होती है, मतलब यानी कुछ धातुएं, मतलब जिसे हम पीट कर एक चद्दर के रूप में कर सकें, उसे हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धनता बोलते हैं। ठीक, मट वस्तुओं में अधातु क्या होती है, अधातुओं में आघात वर्धनता नहीं होती। धातुओं को हम पीट कर एक चद्दर के रूप में कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे ठीक ये जैसे धातु में देखा जाए तो सोना है, देखो कितना पतला आ रहा है, मतलब एक छोटा सा आप ऐसे देखेंगे जो रहेगा, जो औरतें पहनती हैं, वो तुम्हारा कितना इतना पतला की जाती है कि इतने ही में तुम्हारा कितना 10 ग्राम में काम हो जाता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, एक भर बोलते हैं। ठीक, इसके पास धातुओं के पास, यानी धातुओं के पास आघात वर्धनता होती है। ठीक, हमने देखा 4 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आपके लिए एक प्यारा सा पॉइंट लिखते हैं, तन्यता। तन्यता क्या होता है,
तन्यता क्या होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, खींच कर तार के रूप में कर सकें। ठीक, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक, बट अधातु में ऐसा कुछ भी तन्यता देखने को नहीं मिलती है। मतलब धातु को जब खींचकर पतली तार के रूप में किया जा सके उसे हम तन्यता बोलते हैं, और अधातु में ऐसा कुछ भी प्रक्रिया यानी प्रवृत्त नहीं होती है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी 6 नंबर पॉइंट पे। 6 क्या दे रखा है, विद्युत तथा ऊष्मा के चालक के बारे में सुनते हैं। ठीक, समानतः धातु विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। किसमें, विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है, ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन देखा जाए आपका जो यानी सीसा यानी पीवी है, मरकरी यानी एचजी है, ये यानी क्या होते हैं, विद्युत के और ऊष्मा के क्या होते हैं, एक्चुअली कुचालक होते हैं। सुचालक क्या होता है, कुचालक, इसके बारे में आप थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक, सुचालक एक वर्ड आता है, एक वर्ड कुचालक आता है। सुचालक क्या होते हैं, ऐसे चीज़ें जिसमें ऊष्मा यानी ऊष्मा और विद्युत दोनों आराम से जा सके। ठीक, जैसे आपके घर में वो लगा होगा तार में देखो क्या होता है, विद्युत एक जगह से दूसरे जगह आराम से जा सकती है कि नहीं, तो वो चीज़ें जो लगी आपके घर में वो ऊष्मा का क्या है, एक्चुअली विद्युत का सुचालक है। ठीक, या दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए, मान लेते हैं आपके घर में एक प्यारा सा ऐसे कढ़ाई है। ठीक, इस पे क्या कर रहा है, मान लेते हैं पकौड़ी छन रहा है, तो यहाँ से जो चम्मच ऐसे रखा जाता है, ठीक है, ऐसे चम्मच रखा जाता है, तो देखा जाए तो यहाँ पर जो ये चम्मच रखा गया, तो यहाँ से देखें जो उष्मा होती, हीट होता है, एक जगह से धीरे धीरे जाते जाते यहाँ पर भी गर्म हो जाता है कि नहीं। तो यही तुम्हारा क्या होता है, जिसमें उष्मा तथा विद्युत चल सकें, जा सके, उसी को क्या बोला जाता है, सुचालक बोला जाता है। और जिसमें नहीं जा सके वो एक्चुअली तुम्हारा क्या है, कुचालक है। तब क्या लिखा है, आप सुनिए, विद्युत और ऊष्मा। ठीक, देखा जाए धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, मगर इसका यानी अपवाद क्या है, जो मरकरी आपका सीसा है, धातु होने के बावजूद भी उसमें बिजली नहीं जा सकती है। मरकरी भी ऐसा चीज़ है जिसमें बिजली नहीं जा सकती है। ठीक, अब आते हैं किस पे, अधातु पे आते हैं। अधातु देखा जाए तो क्या होते हैं, ये समानतः क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। मगर ग्रेफाइड ही ऐसा है जो क्या है, ग्रेफाइड ही ऐसा है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। ठीक, अब ग्रेफाइड क्या होता है, आप देखे होंगे पेंसिल आपके घर में होगी। ठीक, पेंसिल की जो अंदर नोक होता है, ऐसे जो नोक होता है यानी लीड होती है, वो तुम्हारी क्या है, वही एक्चुअली ग्रेफाइड है। वो क्या होता है, वो देखेंगे वही, उसमें इजीली लाइट आराम से जा सकती है। जो बड़े बड़े मोटर होते हैं, जैसे आपके घर में ग्राइंडर होगा, कहते हैं कार्बन जल गया, तो एक्चुअली वो जो कार्बन है एक्चुअली क्या है, वही ग्रेफाइड है, जो इजीली से हम क्या कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक, उसमें बिजली प्रभावित होती है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, घनत्व देखते हैं। घनत्व क्या होता है, घनत्व देखते हैं, घनत्व। ठीक, घनत्व मतलब भीड़, समझिए, भीड़ समझते हैं, डेंसिटी, भीड़ समझना। ठीक, समानतः यानी धातु क्या होते हैं, अत्यधिक घनत्व और उच्च गलनांक वाले होते हैं। कितना, अत्यधिक घनत्व होते हैं, मतलब धातु ये है, तो इसमें देखेंगे जो धातु रहेगी कि उसके अणु क्या करेंगे, एकदम से पास पास रहेंगे। मतलब इसमें भीड़ ज़्यादा है कि नहीं, तो मतलब धातुओं में घनत्व क्या होती है, ज़्यादा होती। इनका गलनांक देखा जाए तो गलनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। गलनांक क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए। मतलब ऐसी धातुएं जो ठोस अवस्था से क्या होती हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएं, जिस ताप पर होती हैं, मतलब जिस ताप पर होती हैं उसी को क्या बोला जाता है, गलनांक बोला जाता है। ठीक है, तो ये उच्च गलनांक वाली होती है। मगर इसका उदाहरण, इसका क्या है, ये एक्चुअली तुम्हारा अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम का घनत्व व गलनांक दोनों कम होता है, घनत्व व गलनांक दोनों कम होता है। ठीक, इसका अपसेप्शन याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ही पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अब देखा जाए अधातु समानतः घनत्व व गलनांक दोनों कम होता है। ठीक, इसमें देखा जाए तो आपका जो भी घनत्व रहता है, गलनांक दोनों एक्चुअली कम होता है। ठीक है, तो ये घनत्व के बारे में था। ठीक, धातु और अधातु के बारे में। अब नेक्स्ट पे आते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या दिखा, ध्वनिक, मतलब ध्वनिक इसमें आराम से चली जाती है। ठीक, आप घर में क्या लीजिएगा, एक थरिया लीजिएगा जिसमें आप खाना खाते हैं। एक मान लेते हैं आपके पास थरिया है और एक आपके लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक, फर्श पे आप फेंकिएगा, नहीं फर्श होगा तो दुआरवा फेंक देना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, काहे कि लात जूता खाने वाले हैं। ठीक, लात जूता नहीं खाने वाला है। तो ध्वनिक, अब मम्मी पूछेगी, पापा पूछेंगे काहे फेंक रहे हो, तो कह देंगे सर बताएं कि ध्वनिक चेक करना है। ठीक, तो लकड़ी का टुकड़ा देखेंगे तो ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा, मगर ये थरिया जो आपका स्टील है, फेंकेंगे तो समझिए पूरा टोला में सुना जाएगा। ठीक है, पूरा गांव यानी टोला जो रहेगा वहाँ पर पूरा सुना जाएगा, कहेंगे काहे पगला गया है का। ठीक, पढ़ते पढ़ते पगला गया।
ठीक। तो धात्विक क्या होता है, यानी ध्वनिक क्या होता है, देखो ठोस कठोर सतह टकराने पर आवाज़ पैदा करती है, ठीक। और यह धातु क्या होती है, ऐसा कुछ भी नहीं करती मगर बहुत कम करती है, ठीक। लकड़ी को मारेंगे तो कहाँ ज़्यादा आवाज़ आएगी। हाइड्रोजन दे दिया उस पर मार पाएंगे, वो तो गैस है। हीलियम दे दिया कि उसे मार पाएंगे तो गैस है, ठीक। तो धातु, अब देखो जाए ध्वनि मतलब जो स्टील होती है, मतलब स्टील लिखते हैं, ठीक है। स्टाइल लिख रहे हैं जी, ठीक है। स्टील जो लिखते हैं एक्चुअली स्टील है। स्टील में देखा जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होती, 5641 मीटर पर सेकेंड होता। इतना तेज उसमें क्या कर देती, ध्वनि जाती है, ठीक। इतना तेज जाती है, अब सोच लीजिए आप, ठीक। तो ये ध्वनि के बारे में। ऑक्साइड के बारे में आते हैं 9वां नंबर। क्या होता है, अत्यधिक धातुए क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे MgOH यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। जबकि अम्ल भी क्या करते हैं, अधातु भी अम्ल के साथ क्रिया करके, ये क्षार के साथ क्रिया कर रहे हैं, ये अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, जिसे हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक। तो ये टोटल 10 पॉइंट था, 9 पॉइंट था धातुओं के, मतलब धातु और अधातुओं का गुणधर्म, ठीक। तो ये था यानी भौतिक गुणधर्म। अब आते हैं नीचे हम रासायनिक गुणधर्म के बारे में देखते हैं। धातुओं की रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म के बारे में थोड़ा सा सुनिए, आप प्यार से सुनते रहिए आप, ठीक है, क्योंकि हमें ही क्या करना है, एकदम से अच्छे तरीके से सब कुछ सीखना है। देखिए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। देखिए वायु के साथ अभिक्रिया, मतलब धातु को यदि हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या निकलती है, ध्यान से सुनिए। देखिए धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता, क्या बनाता, धातु ऑक्साइड बनाता। देखो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके बना, क्या बना, ये धातु ऑक्साइड। अब सबके साथ यही आपको क्या कर देना, अप्लाई कर देना, ठीक। कोई भी धातु लेना, ऑक्सीजन लेना, धातु ऑक्साइड बना के ख़त्म कर देना, ठीक। जैसे उदाहरण में दे रखा, देखो कापर हमने लिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना दिया, कापर ऑक्साइड बना दिया, जो एक काले कलर का रंग होता है, ठीक। तो देखो धातु ऑक्साइड बनाए कि नहीं। या दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, एक्चुअली हमारे पास एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, अल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक। मतलब जिसके साथ जुड़ेगा उसी के बगल में ऑक्साइड लगा देना है, ठीक है। यदि कॉपर के साथ जुड़ रहा है तो कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम के साथ जुड़ रहा है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, यदि मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक के साथ जुड़ रहा है तो जिंक ऑक्साइड। ऐसे आपको क्या कर देना, लिखते चले जाना है, ठीक। देखो MgO2 के साथ यदि रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखा जाए तो सब कुछ ऐसे ही ऑक्साइड बनाते चला जाएगा। देखिए एक पॉइंट क्या लिखा, धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह के अभिक्रिया करता है, ठीक है, अलग अलग तरह के अभिक्रिया करता है, ठीक। तो ये था इसके बारे में, ठीक। अब आते हैं एक पॉइंट नीचे क्या दे रखा है, देखिए इसे आप याद रखिएगा। आप पूछ सकता है आपको, सोडियम को और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखकर किसी अंधेरे कमरे में क्यों रखा जाता है। तो इसका सवाल यही, जवाब इसका है। देखिए सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसके रोकने के लिए इन्हें केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में डुबोकर किसी अंधेरे कमरे में रखना पड़ता है, ठीक। जैसे आपके घर में गाँवों में देखे होंगे ना, मदारी आता है तो क्या कर देते हैं, वो सब दिखाते हैं खेला, उसके बाद क्या कर देते हैं, कहते हैं अभी आग लगा देंगे। तो ऐसे क्या कर देते हैं, एक ईंटा 2 ईंटा लेते हैं, ऐसे लग देते हैं, उसी पर मिट्टी रख देते हैं, मिट्टी या कहीं से राख आपसो मंगा लेते हैं, कहते हैं छू मंतर छू मंतर छू मंतर 100% हमारा नंबर आ जाता है। इसी थोड़ी ना आता है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, छू मंतर करते हैं तो देखते हैं कुछ समय के बाद उनके पास एक्चुअली जो कुछ समय के बाद देखेंगे यहाँ से क्या हो गया, ऐसे धुआं निकलने लगता है ना। तो वो एक्चुअली क्या ले रखे हैं, सोडियम ले रखे हैं, जो वायु के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, आग पकड़ लेती है, धीरे धीरे आग पकड़ती है, धुआं निकलेगा, आग लग जाएगी। ये सब कहेंगे अरे भैया खतरनाक जादूगर आ जाएगा, ठीक, बंगलिनिया वाला, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है, इसीलिए इसे केरोसिन अथवा मिट्टी के तेल में हम रखते हैं, ठीक। और रख कर क्या कर देते, किसी अंधेरे कमरे में रख देते हैं, ठीक। ये था उसका आंसर। अब नीचे आते हैं, इसे आप ध्यान से सुनिए क्या देर लिख रखा है। MgAlZn Pb वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं,
इन धातुओं की ऑक्साइड पे परत चढ़ाई जाती है। ठीक, ये धीरे से ऑक्सीजन आपको क्या कर देते हैं, ऑक्साइड होते हैं। मतलब जैसे आपके घर में ऐसे लोहा होगा, लोहे के ऊपर क्या करें, पेंट लगा देते हैं कि नहीं, पेंट लगा देते हैं। एक्चुअली इन्हीं सब का पेंट होता है, जो क्या करते हैं, किसी भी ऑक्सीजन से अबक्रिया करते हैं। ऐसे धातु होते हैं जो ऑक्सीजन से धीरे एकदम से स्लो प्रोसेस में अबक्रिया करते हैं। ठीक, जैसे कहते हैं शटर वटर लाते हैं, कहते हैं भाई प्राइमर मार दो। प्राइमर क्या है, एक्चुअली यही धातु का एक पतली परत लगाई जाती है, जिससे क्या कर सकते, ये जो लोहा है ऑक्सीजन से अच्छे से क्रिया न करे, इसके ऊपर हम प्राइमर यदि ऐसे लगा देते हैं ऊपर चारों तरफ से, तो क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता, जंग हमारा पकड़ नहीं करता है। ठीक, और अच्छे से करने के लिए हमें पेंट लगा देते हैं, जो एक लेयर बना लेता है, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने देता है। तो यही सारी प्रक्रिया हमारे पास होती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है Fe मतलब आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित हो, यानी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण जा डालने पर यह तेज़ी से जलने लगता है। कहने का मतलब हम यदि लोहा को डायरेक्ट लेकर आग में डाल दें तो वो जल्दी यानी प्रज्वलित नहीं होता, जलता नहीं है तेज़ी की भग 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 जले, ऐसा नहीं जलता। मगर हम क्या करें, आपको क्या कर देना है, उसी का चूर्ण बना लेना। किसका, लोहे का चूर्ण बना के आग में डालेंगे तो देखेंगे क्या हो गया, वो तेज़ी से जलने लगता है। ठीक, क्योंकि उसका छोटा छोटा टुकड़ा हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लिखा है क्या, कापर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन इससे काले रंग के कापर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक, जैसे कापर को क्या करिएगा, आप आग में ऐसे डालेंगे, देखेंगे उसके ऊपर ऐसे काली रंग की चारों तरफ क्या कर देंगे, एक पतली लेयर चढ़ जाती है। ठीक, मतलब ये आग से प्रचलित, मतलब अबक्रिया जल्दी नहीं करता है। इसके ऊपर जो लग रहा है, जो ऑक्सीजन से देखेंगे कापर हो गया। ठीक, जैसे इस पे जंग लगता है तो काले रंग की कलर का हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो कापर के होते हैं लोटा वोटा, उन्हें यदि मांजा नहीं जाता तो काला काला ऊपर पड़ जाता है। इसीलिए क्या होता है, उनके लिए स्पेशल मांजने वाला एक आता है। ठीक, जिससे क्या बोलते हैं, पता नहीं कुछ बोलते हैं, जो क्या कर देता है, हल्का मिट्टी कलर का रहता है। ठीक, रेड यानी पूरा लाल कलर का रहता है, वैसे ही उसी से मांजा जाता है। ठीक, अब सुनिए, यहाँ से आप सुनिए इसके बारे में। ठीक, लिखा है चांदी, यानी चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अबक्रिया नहीं करते हैं। ऐसा अबक्रिया नहीं करते, मतलब सोना और चांदी अबक्रिया ऑक्सीजन के साथ नहीं करते। यदि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो जो सोना वगैरह खरीद के लाया जाता है, देखिए क्या होता है, कईयों साल तक औरतें पहनती रहती हैं। थोड़ा सा यदि मिट्टी उट्टी जाती है तो क्या करते हैं, गर्म पानी में थोड़ा सा करके सरफ वगैरह डाल के देसी जुगाड़ से उसे साफ़ कर देती हैं साफ़ कर देती हैं एकदम अच्छे से। ठीक, तो ये आपका चमकने लगता है, दोबारा पहन लेती हैं। ठीक, तो ये था इसके बारे में। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्या बोलेगा, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब क्या होता है, जैसे कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अम्ल व क्षार दोनों से अबक्रिया कर लेते हैं। ठीक, उन्हीं को उभयधर्मी कहते हैं। बोलते हैं उभयधर्मी आदमी क्या बड़ा। ठीक, अरे जैसे मान लेते हैं आप हैं, ठीक, आपकी BF है या GF है। ठीक है, वो क्या कर लेती है, मान लेती है आपसे रिचार्ज कराती है, दूसरे से कपड़ा खरीदती है, किसी से रिचार्ज कराती है, किसी का कोचिंग फीस, किसी से अपना खर्चा। मतलब क्या होता है, बहुत सारे उसके पास क्या है, सब कुछ है, मतलब सबको एक ही बार में मैनेज कर लेती है। देखिए कितनी बढ़िया है। ठीक है, आप भोले वाले रहते हैं, हमसे बढ़िया लुटाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, वही एक्चुअली ये तुम्हारी, ये जो है एक्चुअली तुम्हारी क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह काम करती है। क्या लिखा है, उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण व जल उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उन्हें, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो Al2O3 या Cl के साथ यदि क्रिया करेगा तो हमारा क्या निकालेगा, पानी निकालेगा, और AlCl3 निकालेगा। क्या, AlCl3 निकालेगा। ठीक, अब देखिए दोबारा कह रखे हैं, मतलब ये अम्ल से क्रिया करा रहे हैं। मान लेते हैं हम क्षार से क्रिया कराएं तो क्या होगा, Al2O3 यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट निकलता है। क्या, सोडियम एल्यूमिनेट निकलता है, और हमारे बगल में क्या निकल जाता है, एक्चुअली पानी निकल जाता है। क्या निकल जाता है बाबू, पानी निकल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, देखो एल्युमिनियम ये जो है, देखो अम्ल के साथ भी क्रिया कर जा रहा है, क्षार के साथ भी क्रिया कर रहा है। इसी को क्या बोला जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है। तो मान लेते तुमसे एग्जाम में पूछे उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, लवण तथा जल उत्पन्न करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और एक छोटा सा क्या कर सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है,
हो गया काम आपका। अब मान लेते हैं धातु को क्या से जल से अभिक्रिया कराया जाए तब क्या होगा, सुनिए ध्यान से। देखिए धातु यदि जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड तो निकलवा करेगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। कैसे, मान लेते हैं H2O को यदि तोड़ा जाए तो ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन इससे किससे जुड़ जाएगा, वो धातु के साथ जुड़ जाएगा तो धातु ऑक्साइड बन जाएगा। ये जो H2 बचा है ये गैस के फॉर्म में क्या कर देगा, निकल जाएगा। ठीक, दूसरा देखा जाए धातु ऑक्साइड यदि जल के साथ क्रिया करा, अब यही धातु ऑक्साइड को दोबारा जल के साथ क्रिया करा जाए तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक, तो यही आपका टोटल धातु की अभिक्रिया थी। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं जिससे आपको दिखे। चलिए यहाँ से दिख रहा है, मान लेते हैं धातु को क्या कर देंगे, ठंडे जल के साथ क्रिया करता है। ठीक है, तो क्या बनाता है, ठीक देखो ठंडे के साथ जल के साथ क्रिया करता है तो सोडियम के पोटेशियम कैल्शियम देता है। ठीक, अब धातु यदि हमारा गर्म जल के साथ क्रिया करके क्या देता है, मैग्नीशियम जो है, जो क्या करता है, मैग्नीशियम ऐसा धातु जो जल से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक, अब आते हैं केवल भाप से अभिक्रिया, मतलब एल्युमिनियम हो गया, Fe हो गया, Zn हो गया, ये केवल और केवल भाप से अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक, अब यहाँ से जल का कोई भी प्रभाव नहीं होता। ठीक, जैसे मान लेते हैं आपका पहला दे रखा, मतलब ये सब धातु मतलब जल का कोई भी प्रभाव इन पे नहीं होता। जैसे आपका Pb यानी शीशा हो गया, शीशे पे पानी तो दिन रात मारिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इस पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। कापर हो गया, Au हो गया, Ag हो गया, सोना चांदी हो गया, ये कि कोई भी जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक, कोई टेंशन नहीं है धातु वाले को। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस बुलबुले के साथ चिपक जाती है। ठीक, इसीलिए क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम देखा जाए तो जल के सतह पर तैरने लगते हैं। ठीक, क्योंकि वो हाइड्रोजन जो गैस निकल रही है वो बुलबुला बना रही है और उस पर चिपकी रहती है, इसीलिए वो ऊपर आराम से तैरता रहता है। ठीक है, ये था इसके बारे में। हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा, उदाहरण में देख लिया जाए जो चीज़ कहा है। पहले कहें सोडियम यदि पानी से क्रिया कराया जाए तो क्या निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारा गैस यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कुछ हीट थोड़ा बहुत उष्मा निकलेगी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, कैल्शियम को यदि कैल्शियम को यदि हम पानी के साथ क्रिया करा जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और बगल में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक, सब में देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही है यहाँ से। यदि मैग्नीशियम को पानी के साथ क्रिया कराया जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। दूसरा देखा जाए एल्युमिनियम यदि पानी के साथ क्रिया कराया जाए तो Al2O3 निकलता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक, यदि मान लेते हैं Fe को हम क्या कर देंगे, पानी के साथ रिएक्शन कराया जाए तो हमारा क्या निकलता है, Fe3O4 निकलता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, तो मतलब धातु को पानी के साथ क्रिया कराने पर ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो आपसे पूछ सकता है धातु को पानी के साथ यानी जल के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है, तो इसमें से कोई आप एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई टेंशन है नहीं। ठीक, अब क्या लिखा है, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, तू कहाँ जा रहा भाई। ठीक है, देखिए क्या दिया, धातु के तनु अम्ल के साथ अब क्रिया कराने पर क्या होगा। मान लीजिए धातु को तनु अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से क्रिया कराने पर क्या होगा। देखिए ये प्रक्रिया होगी, धातु को यदि तनु अम्ल के साथ क्रिया कराया जाएगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती, क्या निकलती है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये था। अब आते हैं किस पे, उदाहरण, नेक्स्ट उदाहरण पे, उसी का जो किया गया है। ठीक, देखो कर दिया, या फिर हम क्या करेंगे, यदि ये Cl के साथ क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी या फिर Cl2 निकलेगा। ठीक, अब यदि मैग्नीशियम को यदि Cl के साथ क्रिया कराएंगे दोबारा हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा और हमारा MgCl2 निकल जाएगा। ठीक, अब मान लेते हैं जिंक को Cl के साथ क्रिया कराया जाए तो क्या होगा, हमारा जिंक क्लोराइड निकलेगा प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक, इसी तरह से देखा जाए तो ये भी होगा। और नीचे क्या दे रखा है, देखिए हमारे पास कापर है, यानी कापर है, Ag है, Hg है, ये तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब आपसे पूछ सकता है करने का, आप याद रखेंगे कि यदि हम क्या करें, किसी भी धातु को यदि तनु अम्ल के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती तो याद रहेगा, तो कह देगा भैया लो Ag लो और क्या करिए तनु अम्ल के साथ क्रिया कराएं तो आप हाइड्रोजन गैस निकालेंगे तो कहेगा लो भैया आप 0/भेल ही पाएंगे। मतलब ये तीनों आपको रट लेना है, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कभी नहीं करते हैं। ठीक है,
तो इसके बारे में ये था। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या दे रखा है। नेक्स्ट में बेस्ट आते हैं पहले धातुओं के, अन्य धातुओं के लवणों के साथ अपक्रिया कराते हैं। मतलब धातु लिए हैं और लवण विलयन लिए हैं, तो क्या बनाएगा, एक लवण विलयन बनाएगा, धातु अलग हो जाएगा। ठीक, मतलब ये लवण विलयन में जो धातु था उसे अलग उठा के यहाँ रख देगा और लवण विलयन यहाँ संकरण में कर देगा। ठीक, तो अब देखिए इसकी अभिक्रियाशीलता को हम नीचे ये वाले समझते हैं कैसे होता है। देखिए सक्रिय अभिक्रिया यानी सकृति श्रेणी, मतलब देखिए क्या होता है, नीचे की तरफ जितना भी जाएंगे हमारी अभिक्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। ठीक, मतलब देखो यानी के हो गया, मतलब के पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, Fe हो गया, और आपका ये तुम्हारा लोहा हो गया, सीसा हो गया। इनकी अभिक्रियाशीलता नीचे की तरफ जाने पर अभिक्रियाशीलता क्या हो जा रही है, घटती जा रही है। ठीक, ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर नीचे आते आते क्या हो जाएगी, अभिक्रियाशीलता एकदम क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, मैं क्योंकि हम अभी देखें AU किसी भी चीज़ से अभिक्रियाशीलता जल्दी अभिक्रिया नहीं करता। ठीक, तो इनके बारे में था अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या दे रखा, धातु व अधातुओं के साथ अभिक्रिया। मतलब धातु को यदि अधातुओं के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो अब क्या होगा, धातुओं की अभिक्रिया यानी तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोषपूर्ण होने की प्राकृतिक रूप में समझी जाती है। मतलब देखिए, मतलब जिसका कक्षक अच्छे से भरा हुआ है वो अभिक्रिया जल्दी नहीं करेगा, जितना ज़्यादा कक्षक खाली रहेगा उतना तेज़ी से अभिक्रिया वो करेगा। लिखा क्या है, धातु के परमाणु अपनी संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं, और अर्ध यानी अधातु परमाणु की संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। कहने का मतलब क्या रहा, धातु की संयोजकता इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, और अधातु की संयोजकता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ठीक, इतना भी नहीं आ रहा तो धातु समझिए क्या हो, धातु पे पॉजिटिव चार्ज होता है, धातु पे यहाँ धातु लिखते हैं। ठीक है, धातु पे क्या होता है, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज होता है, यही लिखा है। अधातु देखा जाए तो उस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। आप ये याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पर धातु पे धनायन चार्ज होता है और इस पे ऋणायन चार्ज होता है। ठीक, अब ये देखो NaCl कैसे बनता है, हम क्यों बताओ, यहाँ पर जो NaCl है हमारे पास, क्यों NaCl ही और कुछ क्यों नहीं हो सकता। ठीक, तो इनकी हम संयोजकता मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे और इसकी संयोजकता देखेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास सोडियम, और सोडियम कितने नंबर पे, 11 नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारे पास NaCl है। ठीक, तो आप देखिए क्या होता है, एक हमारा K होता है, L होता है, M होता है, N होता है, और डॉट डॉट चले जाए। ये बोर का मॉडल है। ठीक, तो बोर ने क्या बताया था, हमें K में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरना, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। कोई टेंशन नहीं, टेंशन नहीं है, पेंशन लेने का, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब उसके बाद L हो गया, 8 हो गया, तो हमारे पास कितना, 2 8 10, ये टोटल 11 नंबर का है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं, मतलब ये वाली चीज़ें एक बची। अब क्लोरीन पे आते हैं, क्लोरीन कितना नंबर पे है, 17 नंबर पे है। तो हम क्या बोले हैं, यानी इसमें देखिए ऐसे ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या K में कितना भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, L में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब कितना बचा हमारे पास, 2 8 कितना हो गया, 10 हो गया, 7 बचा, तो 7 यहाँ भर दिए। तो इस तरह से देखा जाए तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया जाए तो ईजिली क्या कर देगा, ये आपका अपना कक्षक पूरा कर लेगा, क्योंकि 8 यानी पढ़े होंगे अष्टक का नियम, यानी ऑक्टेट रूल होता है, जो लास्ट कोर्स में भर जाता है तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो इस पे 1 है, इस पे 7 है, मतलब एक इसे यानी माइनस है और इस पे प्लस है, तो इसीलिए हमारा सोडियम पे देखा जाए तो कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज होता है। क्लोरीन पे देखा जाए तो कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, ये यदि समझे होंगे तो अच्छी बात, नहीं तो अभी कहिए अफवाह का नियम से हम क्या करेंगे, इजीली वे में आपको समझा देंगे। ठीक, चलिए कोई टेंशन नहीं, कहेंगे तो अफवाह के नियम पे एक छोटा सा वीडियो बना के आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में ये था। देखिए क्या दिया इन्होंने, क्या लिखा, देखो सोडियम को क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 किया है, जिस पे क्या सोडियम धनायन चार्ज है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या करें, देखो यहाँ पर रख दिया गया। ठीक, दूसरा देखा जाए 2 8 7 होता, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है, निकाल दिया जा रहा है, जिस पे क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इसे दे दिया जा रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दे रहा था, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज। अब दोनों मिलके क्या बनाती है, हमारा ये NaCl तैयार हो चुका। ठीक है,
यही कारण है आपका NaCl के निर्माण के कारण बताने देना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आयनिक यौगिक क्या होता है? देखिए, विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत स्थिर बल से बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। कहने का मतलब आप ये भी नहीं समझे, चुंबक के बारे में समझिए। यदि प्लस चार्ज रहेगा एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। अब मान लेते हैं एक प्लस चार्ज रहे एक माइनस चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यही कह रखा है विपरीत आवेश। दोबारा सुनिए, देखो जो चीज़ ऊपर लिखा है उसे सुनिए ध्यान से। ठीक, क्या बोले हैं? विपरीत, तू इरेज भाई, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक, अब आयनिक यौगिक का गुणधर्म हम देखते हैं, थोड़ा सा क्या होता है इसके बारे में सुनते हैं। ठीक है, भौतिक परिकृति, वे ठोस व कुछ, यानी वे ठोस व कुछ ठोस होते हैं, ये समानतः भंगुर होते हैं। मतलब इन्हें क्या कर देंगे? हथौड़ी से मारेंगे तो तुरंत क्या हो जाएंगे? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसी को भंगुर बोलते हैं। ठीक, गलनांक व क्वथनांक के बारे में ले लेते हैं। आयनिक यौगिक का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है? गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता की बात की जाए तो आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व कैरोसिन, पेट्रोल जैसे आधि विलायकों में अविलेय होते हैं। मतलब क्या करते हैं? यदि जल में रखा जाए तो ईजिली क्या करेंगे? घुल जाएंगे। लेकिन कैरोसिन हो गया, मिट्टी का तेल में अविलेय होते हैं। ये विलेय उसमें मतलब उसमें घुलते नहीं हैं। ठीक, विद्युत की चालकता की बात की जाए तो इनके बारे में सुनते हैं। विद्युत की चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, वे ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक, मतलब जब जलीय विलयन में रहते हैं तो क्या कहते हैं? विद्युत का चालन होता है। यदि ठोस अवस्था में रहता है तो विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक, तो ये इसके बारे में सारी चीज़ें थीं। अब आते हैं धातु की प्रवृत्ति यानी प्राप्ति व धात्विक, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला दे रखा खनिज। खनिज क्या होता? कहते हैं पानी और खनिज दोनों मिलना चाहिए, नहीं तो हमको क्या बात है? मिनरल और वाटर। ठीक है, तो जो मिनरल है एक्चुअली वही तुम्हारा क्या है? खनिज है। ठीक, पृथ्वी में प्रकृत रूप से उपस्थित तत्व यौगिकों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। मतलब पृथ्वी में जो भी चीज़ हमारे क्या होता है? फ्री अवस्था में है, प्रकृति में फ्री अवस्था में है, चाहे वो तत्व या यौगिक के फॉर्म में है, उसी को क्या बोला जाता है? खनिज बोला जाता है। ठीक है, खनिज बोला जाता है। अब क्या होता है? खनिज। अब अयस्क पे आते हैं। अयस्क क्या होता है? वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क। दोबारा सुनिए, वे खनिज पदार्थ जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्चुअली उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या दे रखा है? सक्रिय श्रेणी एवं संबंधित धातु क्रम। देखो क्या दिया? सोडियम यानी के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक, तो ये क्या होते हैं? सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता होते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं, ये विद्युत अपघटन होते हैं। क्या होते हैं? इन सबको हम स्वतंत्र अवस्था में जल्दी नहीं पाए जा सकते क्योंकि ये बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं। मतलब इतना तेज क्या करते हैं? यदि सोडियम को ऐसे रख दिया जाए तो ऑक्सीजन से क्रिया करके भन्न से आग लगा देगा, इतने क्रियाशील हैं, सोच लीजिए आप। ठीक, अब नीचे आते हैं, ये मध्य वाले हैं। ठीक है, मध्य क्या होता है? आप सुनिए इनके बारे में। यानी जिंक हो गया, ठीक, जिंक हो गया, या फी हो गया, पीबी हो गया, सीयू हो गया, एचजी हो गया। यानी क्या होता है? मध्य अभिक्रियाशील सल्फाइड, ऑक्साइड तक कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन होता है। इनका कार्बन द्वारा ही अपचयन होता है। सबसे कम अभिक्रियाशील वाले ये दोनों हैं। क्या होते हैं? एजी और एयू। ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं मगर सबसे कम अभिक्रियाशील। जैसे सोना चांदी देखो किसी से अभिक्रिया नहीं करता, वही तुम्हारा ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, ये था इसके बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या दे रखा है? इनके धातुओं का निष्कारण में यानी निष्कर्षण के बारे में। अयस्क से धातु प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इनके बारे में आप सुनिए। ठीक, अयस्कों की समृद्धि यानी समृद्धिकरण से, दूसरा धातुओं के निष्कारण से, या धातुओं को परिष्करण के द्वारा। ठीक, इन सब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं। पहला दे रखा अयस्क।
अयस्क का क्या करना, एक सांद्रण मान लेते हैं, अयस्क का आपको सांद्रण दे दिया जाए तो हम किसकी आधार पर अलग अलग कर सकते हैं इनके बारे में। पहला देखा जाए, उच्च अभिक्रिया धातु होती है, अभिक्रियाशील धातु होती है, मध्य अभिक्रियाशील धातु होती है, निम्न अभिक्रियाशील धातु होती है। अब क्या बातें हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातु मतलब ऐसे धातु जो तुरंत किसी न किसी से क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे तुरंत। ठीक, लिखा पहला, गलित धातु का विद्युत अपघटन होता है। ठीक, जैसे शुद्ध धातु हो गया। इसमें देखा जाए मध्य में दो चरक के आते हैं, एक हमारा सल्फाइड अयस्क, दूसरा कार्बोनेट अयस्क। सल्फाइड अयस्क में क्या हो जाएंगे, HgS आ जाएंगे, ZnS आ जाएंगे, और इसमें कार्बोनेट अयस्क में ZnCO3 हो जाएगा। ठीक, इसमें एक्चुअली क्या है, एक्चुअली सल्फाइड अयस्क है। ठीक, तो यहाँ से आपका ये दे रखा है। ठीक, अब आते हैं कुछ मुख्य परिभाषा देख लेते हैं, ये आप आराम से यहाँ से निस्तापन, भर्जन, ये सभी एक टॉपिक बना दिया जाएगा। एक्चुअली निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ मुख्य क्या करते हैं, ये परिभाषा आप याद रखिएगा, ये एज इट इज एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। कैसे, देखिए, गैंग किसे कहते हैं, गैंग क्या होता है, वो गैंग वाला नहीं जो मारपीट वाला। ठीक, कितने नंबर बना लेते हैं, अरे यार हमसे वीडियो को मारेंगे, लथेर के, लथेरना नहीं है, उसी को गैंग दूसरा चीज़ होता है। क्या होता है, पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गैंग कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी को में क्या होता है, पृथ्वी से जब रेत हो गया, मिट्टी हो गई, जब खाना जाता है तो बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, गैंग बोला जाता है। ठीक, अब आते हैं भर्जन पे। क्या होता है भर्जन, एक्चुअली क्या होता है, भर्जन क्या होता है, सल्फाइड अयस्कों के वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं, दोबारा सुनिए, भर्जन कैसे कहते हैं। सल्फाइड अयस्क को, किसने, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड बना जाते हैं, उन्हीं प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक, ये पूछा हुआ है मेरे भाई। ठीक है, देखो क्या आती है, यहाँ ZnS लिए हैं, देखो सल्फाइड एक लिए, अयस्क सल्फाइड ले लिए कि नहीं, ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में क्रिया कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम क्या कर देंगे, ताप दे दें, अत्यधिक ताप देने पर हमारे क्या बनता है, ZnO बनता है, जो क्या जिंक ऑक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड आपके बगल में मिल गया। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। इसमें से कोई आपको एक याद रखे, कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यदि पूछेगा भर्जन किसे कहते हैं, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बताइए, तो भर्जन की डिफिनेशन दे देंगे और एक थोड़ा सा उदाहरण बता देंगे। ठीक है, ये इसके बारे में था। ठीक, अब आते हैं किस पे, निस्तापन। निस्तापन क्या होता है, इसे आप ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्चुअली निस्तापन बोलते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो देखो कहती है, हम बोले हैं कार्बोनेट अयस्क, देखो कह दिया ZnCO3, एक्चुअली कार्बोनेट अयस्क है। अब क्या बोले हैं, देखो कह दिया अत्यधिक ताप पर, देखो ताप इसे दिया जा रहा है कि नहीं, तो क्या बनाएगा, ये ऑक्साइड में बदल जाएगा। देखो ऑक्साइड में बना दिया, कौन सी गैस निकाल दिया, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दिया। इसी को क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं किस पे, अपचयन पे आते हैं। अपचयन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ठीक, मतलब ऑक्सीजन का टूटकर किसी के साथ जुड़ जाना वो अपचयन कहलाता है। ठीक, धातु ऑक्साइड में कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे ZN देखो कर दिया, यानी जिंक ऑक्साइड है। देखिए अब इसमें क्या लिए हैं, कार्बन के साथ क्रिया किया जाएगा। ठीक, तो ये ऑक्साइड इसके साथ जुड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा और हमारा जिंक यहाँ मिल जाएगा। ठीक, अपचयन इसीलिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन जो जुड़ा वो क्या करेगा, एक तरह निकल जाएगा साइड में, जो भी चीज़ बचा रहेगा हमारा साइड में हो जाएगा। ठीक, तो इसी को अपचयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपचयन बोला जाता है। अब धातु का यानी परिष्करण कैसे किया जाता है। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, कहते हैं एक तरफ से पानी चढ़ाना। ठीक, उसी तरह से होता है। ठीक, धातुओं में यानी अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी
परिष्करण है। ठीक, जैसे किया, कैसे किया जाता है इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या लिया, एक एनोड ले लिया, एक कैथोड ले लिया। ठीक, देखो 2 राड ले लिया, एक हमारा क्या हो गया, देखो एक हमारा कॉपर की राड हो गई, कॉपर यानी कॉपर प्लस यानी 2 आयन, ये भी दोनों कॉपर की आ रहे हैं, किस में डाल दिए, अम्लीय या CuSO4 का विलयन उसमें डाल दिए। ठीक, एक अपघट नीचे रख दिया गया, टैंक में रख दिया गया। अब इसमें जब यदि विद्युत डाला जाएगा तो आराम से क्या करेंगे, ये अपघट काम कर जाएंगे। ठीक, एनोड पे क्या अशुद्ध तामा है, दूसरे पे देखा जाए शुद्ध तामा है। मतलब एनोड देखा जाए तो इस तरफ जो ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज, इस पर जितनी भी अशुद्धियाँ रहेंगी जाके क्या होगा, चिपक जाएंगी, और ये वाला जो है एक्चुअली ये वाला ये क्या हो जाएगा, एकदम से शुद्ध हो जाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, तो यही विद्युत अपघटन परिष्करण कहलाता है। ठीक है, अब कैसे होता है सुनिए, विलयन क्या लिया गया, विलयन CuSO4 लिया गया, प्लस तनु यस्तु यानी सल्फ्यूरिक एसिड सूक्ष्म मात्रा में लिया गया, सूक्ष्म मात्रा में, जिसे हम तेजाब बोलते हैं। अब ये करता क्या है इसे सुनिए, विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड से अशुद्ध धातुएं विद्युत अपघट में घुल जाती हैं और उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट में कैथोड की ओर निक्षेपित हो जाता है। अविलेय अशुद्धियाँ एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एनोड पंख बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, एक चोला जो अशुद्धियाँ यहाँ पर हैं उसी को क्या बोला जाता है, एनोड पंख बोला जाता है। ठीक है, एनोड पंख बोला जाता है। ठीक, तो इन्होंने ये बता दिया। ठीक, अब लास्ट एंड फाइनल वाले पोर्शन पे हम पहुंच चुके हैं, संक्षारण, मतलब किसी चीज़ को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक, तो इन्हीं को क्या कर देना है, सुनीना है। देखिए क्या है, धातु अपने आपस अम्ल, आर्द्र और वायु के आदि के संपर्क में आने से क्या हो जाती हैं, आने पर संक्षारित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, संक्षारित हो जाती हैं। जैसे सिल्वर की बात करते हैं। ठीक, सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके सल्फर यानी सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु क्या हो जाती हैं, काली हो जाती हैं। ठीक, काली हो जाती है मतलब क्या होता है, सिल्वर वायु के साथ वायु की उपस्थिति में जो सिल्वर है, सिल्वर जो वायु की उपस्थिति में सल्फर है उससे क्रिया करके क्या बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो क्या हो जाती है, इसी के कारण से वस्तुएं क्या हो जाती हैं, काली हो जाती हैं। ठीक, कॉपर की बात आती है, कॉपर पे आते हैं। कॉपर आर्द्र मतलब नमी कार्बन डाइऑक्साइड से साथ क्रिया करके हल्के हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, अब आते हैं लोहा के बारे में आते हैं। लोहा क्या होता है, आर्द्र वायु से लोहे पर भूरे रंग का परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। मतलब आर्द्र है मतलब अगल बगल हमारे जो वायु में नमी है वो लोहे के साथ भूरे रंग का एक पदार्थ बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। कैसे हम जंग को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक, पहला देखा जाए पेंट करके, तेल लगा दीजिए या ग्रीस लगा दीजिए या कोई किसी चीज़ का लेपन कर दीजिए, या हम क्या लगा दें, क्रोमियम लेप लगा दें। द्वारा हम क्या करते हैं, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर हम क्या कर सकते हैं, लोहे को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है, एक टर्मोलॉजी यहीं पर आती है, क्या होता है, यसद लेपन क्या होता है। यसद लेपन क्या होता है इसे सुनिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपका पूछा गया है। इसे सुनिए, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यसद लेपन बोलते हैं, यसद लेपन प्रक्रम बोलते हैं। ठीक, मतलब लोहा हो गया, उसके ऊपर क्या जिंक की एक पतली चद्दर चढ़ा दी जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, यसद लेपन बोलते हैं। बस इतना समझिए आप। ठीक है, अब क्या होती है, मिश्र धातु क्या होती है, इसे आप ध्यान से सुनिए। मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु क्या होती है, दो या दो से अधिक धातु व अधातु को समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो मॉडल पेपर आपका अपलोड किया गया हमारे चैनल पे विज्ञान पे, उस पे देखिए ये सेम टू सेम पूछा मिश्र धातु क्या होती है, समांगी मिश्रण, असमांगी मिश्रण या कुछ नहीं, या एक ऑप्शन और दिया था। ठीक, तो यानी मिश्र धातुएं क्या होती हैं, एक्चुअली समांगी मिश्रण होती हैं। ठीक, जैसे लोहा सूक्ष्म मात्रा में लोहा सूक्ष्म मात्रा में कॉपर की मिश्रण के साथ लोहा कठोर व प्रबल बनता है। क्या, लोहा व कठोर व प्रबल बनता है। स्टील में देखा जाए तो किस चीज़ का मिश्रण होता है, लोहा में क्या स्टील में देखा जाए तो लोहा प्लस निकिल प्लस क्रोमियम मिला दिया जाता है। पीतल में देखा जाए
पीतल में देखा जाए तो कॉपर प्लस जिंक मिला दिया जाता है। क्या? कॉपर प्लस जिंक मिला दिया जाता है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर इस पे, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी कसाम बोलते हैं। ठीक, कसान क्या होता है? कसान क्या होता है इसे सुनिए, कॉपर प्लस टीन दोनों का जो मिक्सर होता है उसी को क्या बोलते हैं? कासा बोलते हैं। ठीक, ये आते हैं सोल्ड, यानी किस पे आते हैं? सोल्डर पे। जब क्या किया जाता है, लेड मतलब लोहा हो गया, सॉरी लेड मतलब शीशा हो गया प्लस टीन हो गया, उनको मिलाया जाता तो हम क्या बनता है? सोल्डर बनता है। क्या बनता है? सोल्डर बन जाता है। अमलगम क्या होता है? अमलगम यहाँ ध्यान से सुनिए, अमलगम क्या होता है? जब मरकरी मतलब पारद, मरकरी को प्लस अन्य तत्व को मिलाया जाता तो क्या बनता है? एक्चुअली अमलगम बन जाता है। ठीक, ये था टोटल क्वेश्चन आपका धातु और अधातु का एक क्विक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन था। ठीक, ये नीचे आपका क्या दे रखा है? प्रश्नावली दे रखा, क्या क्या चीज़, 1 नंबर का क्वेश्चन और यहाँ से नीचे आप ध्यान से सुन लीजिए, जो भी चीज़ें हैं आप देख लीजिए। ठीक, और इसी के जस्ट नीचे हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इसे ध्यान से आप सुन लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन और ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, तो ये था एक क्विक रिवीजन आपका धातु और अधातु चैप्टर का। ठीक, धातु और अधातु चैप्टर का। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ कुछ मेहनत हो रही है, कुछ लड़के भी क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह से हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर का क्विक रिवीजन आपको लेकर आएंगे। 16 का 16 जो चैप्टर है, 15 से 16 चैप्टर, सबका एक क्विक रिवीजन लेकर आएंगे, जिससे आप क्या करेंगे, ये माइंड कॉन्सेप्ट में आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम क्या करेंगे, गणित का भी जल्द ही क्या करेंगे, इसका साइड हर एक क्या करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।